जैन साथियों, यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में आपने एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करने वाले हैं जिन्हें पेपर में पूछे जाने की संभावना है, और कुछ प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिए प्रश्न है जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये 2022 का प्रश्न है। पूछ रहा है भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। मेरे भाई आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, लेकिन इसमें वैसे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के साथ क्या क्या और महत्वपूर्ण बातें बन सकती हैं, क्या क्या और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है आपको बताना है। झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, या फिर मध्य प्रदेश में है, या फिर उड़ीसा में है। कहाँ है मेरे भाई बताइए। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो तो होगा छत्तीसगढ़, यानी विकल्प बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मेरे भाई भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। और बात करें अगर भिलाई इस्पात कारखाना की तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी और इसका उत्पादन 1959 से प्रारंभ हुआ। ध्यान रखिए स्थापना 1955 में हुई थी, दुर्ग जिले में हुई थी, 1959 में प्रारंभ हुआ। और यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। यहाँ लौह अयस्क, ठीक है ना, लौह अयस्क और डल्ली राजहारा खानों से तथा कोयला कोरबा और कारगाली खानों से प्राप्त होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से 1964 में हुई थी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना मेरे भाई रूस के ही सहयोग से 1964 में हुई थी। बोकारो जो कि झारखंड में है। और बात करें अगर राउरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना वो जर्मनी के सहयोग से हुई थी। मेरे भाई ये भी ध्यान रखिएगा, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से 1959 में। कब हुई थी मेरे भाई? 1959 में ईस्वी में। और उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक बात और आप ध्यान रखिए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल है इसकी स्थापना जनवरी 1954 में की गई थी। कब की गई थी मेरे भाई? जनवरी 1954 में। कहने का मतलब यह है कि इस प्रश्न से रिलेटेड और भी जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब पे हम लेके आए हैं। फिर से आप एक बार इसको समझिए। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में रूस के सहयोग से हुई थी। कहाँ हुई थी? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई थी। और इसका उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो 1959 से प्रारंभ हुआ। ठीक है। दूसरा ध्यान रखिए, जो यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। यहाँ लौह अयस्क डल्ली राजहारा खानों से तथा कोयला कोरबा और कारगाली खानों से आता है। मेरे भाई ये वही बात आप ध्यान रखिएगा। और भी आप जानिए कि बोकारो में एक और इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है, वो भी रूस के सहयोग से हुई है मेरे भाई, और 1964 में हुई है। बोकारो कहाँ है? तो झारखंड में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुई है और 1959 में हुई है। ठीक है। जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जनवरी 1954 में की गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शैलों में कौन सी अवसादी शैल का उदाहरण है? क्या वो संगमरमर है, स्लेट है, शैल है, ग्रेनाइट है? देखिए मेरे भाई अवसादी शैल का जो उदाहरण है वो है आपका शैल। क्या है? शैल। देखिए शैल अवसादी चट्टान का उदाहरण है। पृथ्वी तल पर, ठीक है ना, अग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए कि पृथ्वी तल पर अग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के जो अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप जो चट्टान निर्मित होते हैं उन्हें ही हम अवसादी चट्टान कहते हैं। और इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है, भी ध्यान रखना है। इनके निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है, ये भी साथ में ध्यान रखिएगा। और क्या आपको जानना है? तो देखिए मेरे भाई और भी कुछ जान लीजिए। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टान बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट या गोलास्म या चीका मिट्टी या फिर शैल तथा लोएस हैं। किससे? यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टान है। ठीक है ना। अच्छा, जैविक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टान
चूना पत्थर, कोयला, पीट आदि हैं। और अगर बात करें रासायनिक तत्वों से निर्मित, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टान, खड़िया मिट्टी, सेल खड़ी नमक की चट्टान, और ये है। अच्छा, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, साथ में भी ध्यान रखिएगा। पहला है अग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे के पुच्छ की दिशा सदैव होती है किधर? बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है। देखिए, सही विकल्प इसका होगा सूर्य से दूर। कहाँ रहती है मेरे भाई? सूर्य से दूर रहती है। देखिए, होता क्या, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा जो है ना, वो सदैव सूर्य से दूर होती है। ये आकस्मिक धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं। ठीक है, जो सूर्य से दूर अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं, सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक है, असमकेंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर गैसों की फुहार निकालती है, जो लंबी चमकीली पुच्छ के समान हमें दिखाई देता है। सामान्य अवस्था में पुच्छल तारा जो कॉमेट होता है, बिना पूंछ का होता है। पुच्छल तारा के शीर्ष को हम कोमा कहते हैं, भी ध्यान रखना है। पुच्छल तारे के शीर्ष को क्या कहते हैं? कोमा। ठीक है, और आपको कुछ जरूरी बात ध्यान रखना है, वो भी ध्यान रखिए। हैलेका धूमकेतु 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ता है, आप जान लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चले मेरे भाई, तो अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? इनमें से कौन भ्रंश से संबंधित है? नतिलंब घाटी, संपनति या हैंगबैक या ग्रावेन? तो देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प होगा ग्रावेन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो देखिए, होता क्या है, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। तब तनाव जनित बल के कारण 2 भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियां लंबी, संकरी व गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में ग्रावेन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? ग्रावेन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? बताइए, नहीं पे ध्यान रखिएगा, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? अरबिया, आटाकामा, गोबी, कालाहारी? बताइए, कमेंट करके भी बताइए। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही कमेंट कर दीजिए। देखिए, इसका सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा, यानी गोबी। देखिए, है क्या, गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? गोबी जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, जबकि अरबिया, आटाकामा, कालाहारी ये सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। यह मरुस्थल अलाई पर्वतमाला से घिरा हुआ है। किस पर्वतमाला से घिरा है मेरे भाई? तो ये अलाई पर्वतमाला से घिरा हुआ है। अगर वहीं हम बात करें सहारा मरुस्थल की, तो यह विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है मेरे भाई। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल की अगर हम बात करें, विश्व के रेगिस्तान और उसका विस्तार क्षेत्र अगर हम बात करें, तो काराकुम मरुस्थल जो है वो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। उसका काराकुम मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। वहीं आटाकामा मरुस्थल का जो विस्तार है उत्तरी चिली तक है। ध्यान रखिएगा। यहीं अगर बात करें थार रेगिस्तान, तो यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, यानी पार्ट 3 भाग तीसरा जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है मेरे भाई। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में दिया गया है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच को। ठीक है ना।
मूल अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई जो राष्ट्र के लिए आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मेरे भाई मूल अधिकार के सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के बात समझ में आ रहा है? यह है आपके भाग 12 के अनुच्छेद 300A में, किसमें मेरे भाई? 300A में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। इसके तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं मेरे भाई? 6। कौन कौन से? पहला जो है वो आपका समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। दूसरा है मेरे भाई स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के बीच में है। इसके बाद जब आप देखेंगे तो तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में है। उसके बाद चौथा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में है। और पांचवा मेरे भाई सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठा और अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है मेरे भाई। तो ध्यान रखिए, मूल अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए कि कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? बताइए। 44वां, 42वां, 73वां या फिर 86वां संविधान संशोधन? तो इसका सही विकल्प है मेरे भाई विकल्प सी, यानी 73वां संविधान संशोधन किया गया पंचायती राज को और सुदृढ़ बनाने के लिए। देखिए, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। कब किया गया मेरे भाई? 1992 में, लेकिन लागू किया गया इसे 1993 में। और भारत में पंचायती राज शब्द का उल्लेख ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। राजस्थान देश का वह पहला राज्य बना था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को होती है मेरे भाई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन राजस्थान के नागौर जिले में होती है और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया। और इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड, ठीक है ना, नया खंड भाग 9 में सम्मिलित किया गया। इसे पंचायत के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 243 से 243 ड़ तक सम्मिलित है इसमें, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है आपके? इस अधिनियम से संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और इस अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित हैं। ध्यान रखिएगा, एक और भी बात, इसे नोट करके लिखिए। संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया गया जिसमें कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए एक कदम उठाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प सी हो जाएगा, द हेग में। कहाँ स्थित है? द हेग। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। और द हेग कहाँ है मेरे भाई? तो यह नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई इसकी स्थापना और अप्रैल 1946 से काम करना शुरू किया। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। और ये दोनों निवास एक समय पर, लेकिन ध्यान रखिए, ये दोनों निवास एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश का क्रम, जिसमें
सबसे पहला आता है सर वेनेगल राव, जो 1952 से 53 के बीच, फिर नागेंद्र सिंह 1985 से 1988 के बीच, फिर रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 91, फिर दलबीर भंडारी 27 अप्रैल 2012 से। ठीक है ना, ध्यान रखिए। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो देखिए, जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित जो विषय है वो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। किसमें मेरे भाई? समवर्ती सूची में। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में की गई है मेरे भाई। किसमें की गई है? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय, जो वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय, जो अभी 61 हैं, और समवर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित हैं। देखिए, संघ सूची के विषय भारतीय रिजर्व बैंक, संघ लोक सेवा का ऋण, डाकघर बचत बैंक, रेल, रक्षा, उद्योग, जनगणना, अखिल भारतीय सेवाएं आदि ये संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के लोक व्यवस्था, पुलिस, पथकर, कृषि, आय पर कर, राज्य लोक ऋण, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि पर है। समवर्ती सूची में क्या है मेरे भाई? तो देखिए, इसमें बाट माप, जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन, जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण और शिक्षा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? बताइए। निदेशक सिद्धांत जो विदेश नीति से संबंधित है वो है अनुच्छेद 51, विकल्प डी सही है। देखिए, अनुच्छेद 51 नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत विदेश नीति से संबंधित है। इसका आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखना, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण, अनुच्छेद 491 में। ठीक है ना। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करना, यह अनुच्छेद 481 में है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्यजीवों की सुरक्षा, यह अनुच्छेद 48A में है, A1 में है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना यानी अलग करना, यह अनुच्छेद 50 में है आपके। देखिए, थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करिए, आप ध्यान से समझिए। राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान वस्तु संरक्षण करना, यह अनुच्छेद 49 में है यानी 49 में है। ठीक है ना। किसमें है मेरे भाई? 49 में। कृषि और पशुपालन और आधुनिकीकरण करना, इसको ये अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, मैंने 481 बताया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिए। वहीं पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की हम बात करें तो यह अनुच्छेद 48A में है। किसमें है? 48A में। वहीं राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात हो तो अनुच्छेद 50 में है। ठीक है ना। और ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना और स्वशासन इकाई को और मजबूत करना, इसकी शक्ति प्रदान करना, यह अनुच्छेद 40 में है। ध्यान रखिएगा। किसमें? अनुच्छेद 40 में। ठीक है ना। तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है आपको बताना है। बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, या बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो मेरे भाई देखिए, इसका सही जो विकल्प होगा, विकल्प ए हो जाएगा, यानी बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ये सही विकल्प होगा। देखिए, तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, यानी सामान्य नियम के विपरीत जब वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में कमी की जगह वृद्धि होने लगती है, तब वह एक स्थिति तापीय विलोमता कहलाती है। इस स्थिति में तापमान की ऊर्ध्वाधर प्रवणता उलट जाती है एवं वायु की शीतल परतें नीचे तथा गर्म परतें ऊपर स्थापित हो जाती है। जब गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर स्थापित हो जाती है तो वहाँ कोहरा बनता है। इस तरह का कोहरा जाड़े की रातों में प्रायः धुंध सा रहता है,
क्योंकि चिमनियों के धुएं विलोमता परत में पहुंचकर इसे और क्या कर देते हैं, और आसान बना देते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर, बताइए। देखिए इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका, हाँ विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रिहंद परियोजना का संबंध गोविंद बल्लभ पंत सागर से है, ध्यान रखिए विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय से संबंधित है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में उसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील बनाई गई है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहीं पे भाई मेरे चंबल परियोजना यमुना की सहायक चंबल नदी पर संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी श्रेणी में मृदा का संरक्षण करना है, ध्यान रखिए। आगे ये भी समझिए कि जो भाखड़ नांगल परियोजना जो पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया है, यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बांध के पीछे बनी झील गोविंद सागर झील है, ये भी साथ में ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, बताइए। सिपकिला जो है वो प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकिला। देखिए लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा, जो पहले तो ये समझिए जो सिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, भी ध्यान रखना है। और लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क भी बनाई गई है। जो जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, इससे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में है। सिक्किम में स्थित नाथुला और जैलेफला दर्रे का व्यापक महत्व है। यहाँ दार्जिलिंग व चुम्बा घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, भी ध्यान रखिए। साथ में भी जानिए कि थंगला, माना, नीति और लेपू लेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ क्या ज्ञान होना चाहिए? शिक्षण विधियों का, शिक्षा उद्देश्यों का, शिक्षण तकनीक का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से ये विकल्प, इनमें से सभी, ये विकल्प है सभी, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए मेरे भाई, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ सभी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण की विधियाँ, देखिए शिक्षण की विधियाँ आगमन विधि आदि हैं, बताया गया है। शिक्षण विधि और इसके प्रतिपादक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इनमें एक है मंटेसरी विधि, जिसे मारिया मंटेसरी ने प्रतिपादित किया। फिर किर्डन गार्डन विधि, जिसे अगस्ट फ्रोवेल ने किया, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है, बताइए। ये भूगोल को पढ़ाने के लिए सबसे अधिक सहायक सामग्री की जो आवश्यकता है वो मैप यानी मानचित्र की आवश्यकता है मेरे भाई। विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाता है। देखिए मैप कितने तरह के होते हैं ये भी समझिए। पहला है भौतिक मानचित्र, जिसे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, महासागर इत्यादि को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। ठीक है ना। देखिए ध्यान रखिए, मानचित्र के 3 घटक होते हैं। पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, बताना है आपके सामने। 4 विकल्प है, पाणिनि, वेदव्यास, वाल्मीकि और सुखदेव। देखिए पाणिनि जो हैं वो अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं।
हर अध्याय में 4-4 पाद है। इस तरह से 8वां अध्याय में मिला के कुल 32 पाद हैं। लगभग 4000 इसमें सूत्र हैं। ठीक है ना। कुछ और महत्वपूर्ण किताबों को जान लीजिए। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, रामायण को वाल्मीकि ने, पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने, प्रेम वाटिका को रसखान ने और 10 कुमार चरितम को दंडी ने, अष्टाध्यायी को पाणिनि ने, रघुवंश महाकाव्य को कालिदास ने, मुद्रा राक्षस को विशाखा दत्त ने और अर्थशास्त्र को चाणक्य यानी विष्णुगुप्त ने। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए साथ में आप इसको भी। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो पूछ रहा है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो मेरे भाई इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, यानी कालाशोक के समय में हुआ था। ध्यान रखिए। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण, देखिए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। बौद्ध सभाएं जो आयोजित की गई थी। ठीक है ना। तो ये रहे आज के आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अगर प्रश्न वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाइए। बाकी वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।